प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान कह सकते हो में एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास या मानव विकास के कारक, बाल विकास या मानव विकास के कारक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन और चाइल्ड डेवलपमेंट्स। बाल विकास या मानव विकास के कारक पर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी बालक के विकास के लिए जो दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं उसमें एक होता है वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण ही बालक के अभिवृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। जिस तरह से उसका वंशानुक्रम होगा और जिस तरह से वातावरण होगा उसी तरह से बच्चे का विकास संभव है। अन्यथा अगर वंशानुक्रम और वातावरण में किसी में कमी हो जाती है या दोनों में कमी होती है तो उसका विकास संभव नहीं है या उस स्तर तक संभव नहीं है जिस स्तर तक उसका विकास होना चाहिए था। यही चीज़ें होती हैं जो उसको विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और वातावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। हेरिडिटी, जिसको वंशानुक्रम जिसको कहते हैं हेरिडिटी, और वातावरण या पर्यावरण जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दो ऐसे फैक्टर हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं या मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी की बात की जाए तो हम एक शब्द में कहना चाहें तो वंशानुक्रम हुआ है जो बच्चे को, बालक को जन्म के समय से मिला है, वो वंशानुक्रम है। और जन्म के बाद जो उसको मिल रहा है वो वातावरण होता है। जन्म के साथ जो मिला वंशानुक्रम और जन्म के बाद जो मिला वो वातावरण होता है। तो इस तरह से वंशानुक्रम और वातावरण मानव विकास के दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। पहला, जहाँ एक तरफ वंशानुक्रम होता है तो दूसरी तरफ वातावरण। वंशानुक्रम जैसे हमने बताया कि वंशानुक्रम का तात्पर्य बालक को जन्मजात जो गुण मिले हैं, जो जन्म के समय बच्चे को गुण मिलते हैं वो उसको वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। और जन्म के बाद उसको जो गुण मिलना शुरू होता है उसे वातावरण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे आसपास चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण होता है। तो किसी भी बच्चे के विकास के लिए ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो उसके विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत अगर हम वंशानुक्रम की बात करें, हेरिडिटी की बात करें, तो हेरिडिटी में मुख्यतः जो चीज़ें आती हैं हेरिडिटी के अंतर्गत, सबसे पहली चीज़ आती है प्रजात, जिसको रेस कहते हैं, प्रजात। फिर आती है दादा परदादा, फिर माता पिता, दादा परदादा जिसको फोर फादर्स कहते हैं, माता पिता यानी पेरेंट्स, पित्रैक जिसको हम अंग्रेजी में जीन्स कहते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको कहते हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंस और अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। ये हमारे ऐसे कारक हैं, ऐसे जो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और फिर बात हम वातावरण की करें, इन्वायरमेंट की करें, तो इन्वायरमेंट में सबसे पहला इन्वायरमेंट होता है जो वातावरण होता है वो प्राकृतिक वातावरण होता है, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट की बात होती है। नेचुरल इन्वायरमेंट के बाद फिर सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट की बात होती है। फिर सोशल इन्वायरमेंट के साथ अगर उसके अंतर्गत बात करते हैं तो परिवार में स्थान, पोजीशन इन द फैमिली, परिवार में स्थान जो होता है बच्चे का वो भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करता है। फिर है कल्चर, जो हमारी संस्कृति होती है, संस्कृति भी हमारे विकास को कहीं ना कहीं किसी हद तक प्रभावित करती है। फिर वातावरण के अंतर्गत पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण भी बालक के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है, बालक के शारीरिक विकास को बहुत अधिक हद तक प्रभावित करता है। पोषण के बाद रोग और चोट भी ऐसे कारक होते हैं जो पर्यावरण पर आधारित होते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और एक महत्वपूर्ण कारक आज के समय में शिक्षा होता है, एजुकेशन।
शिक्षा भी कहीं ना कहीं बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम के अंतर्गत इतने कारक होते हैं: प्रजात, दादा दादी, परदादा, माता पिता, पितृैक, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बुद्धि और अभिक्षमता। और पर्यावरण के अंतर्गत या वातावरण के अंतर्गत प्राकृतिक, सामाजिक, परिवार में स्थान, संस्कृति, पोषण, रोग एवं चोट तथा शिक्षा, ये प्रमुख कारक होते हैं। इनका अगर हम संक्षिप्त परिचय करना चाहें तो सबसे पहले प्रजाति की बात करते हैं। हर जीव की, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, अपनी प्रजाति होती है और उसका विकास उस प्रजाति के आधार पर ही होता है। हम विकास के सिद्धांतों में पढ़ चुके हैं सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। हर जीव का अपना एक पैटर्न होता है उसके विकास का। ऐसे ही हर प्रजाति का अपना एक प्रतिमान होता है। उदाहरण के लिए हम कहना चाहें, आप देखते हैं कि अगर पशु प्रजाति में देखा जाए तो आप एक भैंस के बच्चे की बात कर लें और एक गाय के बछड़े की बात कर लें। भैंस का बच्चा उठकर खड़े होने में बहुत अधिक समय लेता है, चलने में और समय लेता है। और उसी तरह मनुष्य के बच्चे की बात करें तो वो घुटनों के बल सरकने के लिए 6 महीने और पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 महीने का समय वो ले लेता है। लेकिन यही एक गाय के बछड़े की बात करें तो जन्म के कुछ समय बाद ही वो खड़े होना लगता है और कुछ ही दिन के अंदर, वो कुछ ही घंटों के अंदर कह सकते हो, दौड़ना भी शुरू कर देता है। इस तरह से दोनों का प्रतिमान अलग है क्योंकि दोनों की प्रजातियां अलग हैं। तो बालक के विकास में उसकी प्रजाति भी कहीं ना कहीं, अगर मानव प्रजाति की बात की जाए तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रजाति के लोग पाए जाते हैं और उनका विकास उनकी प्रजाति के आधार पर ही होता है। फिर बात की जाए दादा परदादा की, फोर फादर्स की बात की जाए तो बच्चे में जो गुण आते हैं वो कहीं ना कहीं दादा परदादा से आते हैं। दादा परदादा से, परदादा से दादा में, दादा से पिताजी में और पिता से बच्चों में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फोर फादर्स होते हैं, आगे की पीढ़ी होती है, हमारे पूर्वज होते हैं, जो उनसे भी हमारा विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। फिर माता पिता, माता पिता के गुण 1/2 गुण माता के, 1/2 गुण पिता के, दोनों के गुण के द्वारा ही हमारा 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, उन गुणसूत्रों के द्वारा ही हमारा निर्माण होता है। तो 1/2 भाग माता, 1/2 भाग पिता का, इनसे हमारा निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं माता पिता के गुण भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। फिर पितृैक की बात की जाती है, जीन्स की बात की जाती है। जीन्स से ही हमारे विकास का निर्धारण होता है। कई हजार, एक जोड़ी गुणसूत्र में कई हजार क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपस में संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो ताकतवर होता है उसके लक्षण बच्चे के विकास में दिखाई पड़ते हैं। तो पितृैक भी कहीं ना कहीं बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। पितृैक की बात की जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो ग्लैंड्स की बात की गई है, जो ग्रंथियाँ होती हैं हमारी, पैराथायराइड, थायराइड, पीयूष, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी आगे हम चर्चा करेंगे। ग्रंथियाँ भी कहीं ना कहीं बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। ये वंशानुक्रम के अंतर्गत कारक में आता है। ग्रंथियों के बाद अगर बात की जाए तो बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में कहा गया है कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। बुद्धि जो होती है वो पर्यावरणीय कारक नहीं है, बाहर से बच्चे को बुद्धिमान नहीं बनाया जा सकता है। उसमें वो जन्मजात गुण होते हैं, वो उसकी अंदर की क्षमता होती है जो बालक के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसलिए बुद्धि भी एक वंशानुक्रम से संबंधित कारक होता है। अगर बाहर से कुछ बुद्धि मिलती तो आज बहुत सारे मूर्ख न होते, उनको बुद्धिमान बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बुद्धि जन्मजात होती है। फिर अभिक्षमता की बात आती है, एप्टीट्यूड की, कि हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं। हमारे अंदर क्षमताएं जो होती हैं वो भी जन्मजात ही होती हैं। तो ये वंशानुक्रम से संबंधित कारक हैं। फिर वातावरण की बात की जाए तो प्राकृतिक वातावरण, वातावरण संबंधित कारकों में सबसे पहले कारक आता है प्राकृतिक, नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक वातावरण देखा गया है कि अगर हम बात करें तो विश्व को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अलग अलग की जलवायु अलग अलग है, देशों की अलग अलग, महाद्वीपों की अलग अलग जलवायु है। तो जैसा वहाँ का प्राकृतिक इन्वायरमेंट होता है उस तरह से वहाँ से बालक का विकास होता है। ये देखा गया है। जैसे आप उदाहरण के लिए दे लो कि ठंडे प्रदेशों के जो व्यक्ति होते हैं वो गोरे होते हैं, मेहनती होते हैं।
उसकी अपेक्षा देखा जाए तो जो गर्म प्रदेश के जो लोग होते हैं वो सांवले होते हैं, काले होते हैं और उनमें थकान जल्दी आ जाती है। तो अलग अलग तरह के जलवायु के क्षेत्रों के लोग अलग अलग तरीके से उनका विकास होता है। इस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण कहीं ना कहीं बालक के विकास को प्रभावित करता है। फिर सामाजिक पर्यावरण की बात करें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका विकास संभव होता है और जैसा समाज होगा वैसे ही बच्चे का विकास होगा। कहा गया है बच्चा जो होता है उसकी प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, परिवार होता है और माँ होती है प्रथम शिक्षिका, लेकिन उसके बाद वो कुछ दिन बाद कुछ और बड़ा होता है, फिर अपने समाज से जुड़ता है। तो अक्सर देखा गया है कि जो पढ़ा लिखा सभ्य समाज है, संस्कारी समाज है, वहाँ पढ़े लिखे सभ्य बच्चे मिलते हैं और जहाँ पढ़ाई लिखाई या संस्कारों का अभाव है उस समाज में उस तरह के बच्चे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक पर्यावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। फिर परिवार में स्थान भी एक फैक्टर वैज्ञानिक बताते हैं, मनोवैज्ञानिक की एक ये भी फैक्टर है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसमें यह कहा गया है कि पोजीशन इन द फैमिली, परिवार में स्थान के बारे में कहा गया है कि अगर बच्चा अक्सर देखा गया है परिवारों में कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको उतने विकास के अवसर नहीं मिलते हैं जितना अवसर छोटों को मिल जाता है। बड़े को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदायित्व दे दिए जाते हैं और इस तरह उसका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। ये अक्सर अधिकांश परिवारों में देखा गया है कि बड़े बच्चे को उतना अधिक अवसर नहीं मिल पाता है जितना अधिक छोटे बच्चों को मिल जाता है। बड़े बच्चे से ज़्यादा माता पिता की उम्मीदें होती हैं और ज़्यादा उत्तरदायित्व उसको दे दिए जाते हैं और उसको बार बार ये बोध कराया जाता है कि आप बड़े हो, आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं परिवार में स्थान भी होता है, वो बालक के विकास को प्रभावित करता है। फिर संस्कृत की बात की जाती है, कल्चर की बात की जाती है। तो संस्कृत में हमारे व्यवहार, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, हमारा नृत्य संगीत और हमारे कार्य करने की कार्य प्रणाली, ये सब संस्कृति का हिस्सा हैं। तो जिस समाज की, जिस देश की संस्कृति जैसी होती है उस समाज में बालक का विकास वैसा होता है। जैसे वहाँ की विचारधारा वैसी होती है जहाँ उसकी संस्कृति होती है। हम अमेरिका की देखें तो प्रयोजनवादी विचारधारा है, वहाँ की सोच में दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ की संस्कृति दूसरी तरीके से है। भारत की जो विचारधारा है वो आदर्शवादी है, यहाँ दूसरी तरह की सोच है। तो कहीं ना कहीं हर समाज की, हर धर्म की अपनी संस्कृति होती है, कुछ उसके आदर्श होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ खान पान होते हैं जो बालक के विकास